नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। मेरे साथ मौजूद हैं इस समय दिनेश प्रताप सिंह, योगी सरकार में स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं। और मुद्दा सबकी जानकारी में है, मुद्दा है उमाशंकर सिंह, बीएसपी के इकलौते विधायक हैं, उनके ऊपर इनकम टैक्स की कार्रवाई हुई है। दिनेश प्रताप सिंह ने खुलकर के बोला है और जम करके इस बात का विरोध किया है कि वो जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, तो आप इनकम टैक्स की कार्रवाई करेंगे। एक बात आपको और बता दूं, ये भी आपकी जानकारी होना चाहिए कि दिनेश प्रताप सिंह समधी लगते हैं रिश्ते में। इनकी बेटी उमाशंकर सिंह के परिवार में ब्याही है, ये इनका रिश्ता है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी अलग अलग हैं। ये है बीजेपी में, वो है बीएसपी में, लेकिन खुलकर के बैटिंग की है। दिनेश जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप जो विरोध कर रहे हैं इस एक्शन का, जो उमाशंकर सिंह के विरुद्ध इनकम टैक्स ने लिया है, उसमें आप एक बड़ी बात कह रहे हैं कि उमाशंकर सिंह ने कुछ ऐसा कमाया नहीं है। उमाशंकर सिंह के बारे में परसेप्शन है कि वो योगी आदित्यनाथ की सरकार का जो पूरा सेटअप है उसके बड़े फेवरेट उमाशंकर सिंह, और इसलिए उनको तमाम तरह से इस सरकार का जो बेनिफिट होता है वो उन तक आता, ये एक परसेप्शन है। लेकिन आप तो उल्टी बात कह रहे हैं। भैया, आप फेवरेट बात कर रहे हैं। अपनी मेहनत, परिश्रम, योग्यता, आचरण, व्यवहार से कोई किसी का फेवरेट रहे, किसी के भाव किसी के साथ रहे, उसके परिश्रम की बदौलत, योग्यता के बदौलत, तो मैं नहीं समझ पाता इसको अयोग्यता कैसे मान लिया जाएगा। वो किसी का भी फेवरेट हो सकता है। मुझे गर्व है कि मैं बहुत सारे राजनीतिक लोगों का फेवरेट हूं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जिनके लिए मैं फेवरेट नहीं भी हूं। तो मैं नहीं समझता कि अगर मैं किसी का दिल जीत पाया अपने परिश्रम से, योग्यता से, आचरण से, व्यवहार से, तो ये किसी दशा में अनुचित नहीं हो सकता है। ऐसी बात फेवरेट की नहीं, मेरा पूरा बात तो सुनिए। मैं कह रहा हूं कि वो फेवरेट हैं, तो इसका मतलब ये भी है, साथ में एक आशय ये भी है कि उनको इस सरकार में जम करके फेवर मिल रहा है, और आप कह रहे हैं उन्होंने कुछ कमाया ही नहीं 2 सालों से। ये कैसे हो सकता है? अभिषेक जी, आप मुझे बताइए, इसमें कोई दुविधा नहीं है कि 2 वर्ष से 80% समय उनका अमेरिका में गुजरा है। मैंने 2 वर्ष के पहले का विषय नहीं कहा है। 2 वर्ष से मैं कह रहा हूं कि वो कैंसर के चौथे स्तर के कैंसर रोगी हैं, और वो आज की तारीख में जिंदगी मौत से लड़ रहे हैं। तो यह समय, क्या आपको नहीं लगता इस धरती पर जो भी भारतीय संस्कार संस्कृति को मानते हैं, किसको उचित अनुचित नहीं लगेगा? आपको भी लगेगा अनुचित। और चाहे जो भी जिस वर्ग में हो, जो काम कर रहा हो, सबको यह अनुचित ही लगेगा। और वही मुझे भी लगा है। मैं भी उनका रिश्तेदार होने के नाते नहीं, ये मानवीय आधार किसी के साथ होता, भगवान न करे किसी और भी दल के लोगों को हो, तो मेरे भाव उसके साथ भी होंगे कि इस भगवान इसकी रक्षा करे, भगवान इसको बचाए। यही हमारी भारतीय संस्कार संस्कृति है, यही सनातन धर्म हमको सिखाता है। दिनेश प्रताप सिंह के मैं आज आपके जितने बयान हैं मैं बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ। एक बदले की कार्रवाई की आपने बात भी अपने बयानों में कही है, जो सुर्खियां बनी हुई है, इससे क्या आशय है? कौन कर रहा है ये बदले की कार्रवाई? मुझे कहीं ऐसे मेरी भाषा से भाषित नहीं हुआ कि मैंने बदले की कार्यवाही के बारे में कही है। मैंने ये बात जरूर कही है कि अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति राजनीतिक बदले की भावना से ऐसे समय में किसी को प्रताड़ित करता है, तो यह संवेदनहीनता होती है। ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए, चाहे वो राजनेता हो और चाहे वो संवैधानिक संस्थाएं हो। मैंने ये विषय कहा है। इसमें मैंने ये नहीं कहा कि बदले की भावना से कौन कर रहा है। अब जो कर रहा हो वो महसूस करे, जो कर रहा है उसे नहीं करना चाहिए, ये मैं बार बार कहूंगा। दिनेश जी, ये बताइए कि उमा शंकर सिंह किसके निशाने पर हैं? क्या लग रहा है आपको? आप भी पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, आप भी रायबरेली से राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव भी लड़ चुके हैं, तमाम उतार चढ़ाव आपने भी देखे हैं। किसके निशाने पर है उमा शंकर सिंह? देखिए, राजनीतिक व्यक्ति के राजनीतिक दोस्त और दुश्मन होते हैं। यह कोई अकेले उमाशंकर जी नहीं है, यह कोई अकेले दिनेश सिंह नहीं है। बहुत सारे लोगों के राजनीतिक प्रतिद्वंदी होते हैं, लेकिन राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का यह स्तर नहीं होता है हमारी भारतीय संस्कार संस्कृति में, इसलिए मैं इसे कंडम करता हूं। तो उनके प्रतिद्वंदी तो एक हैं दयाशंकर सिंह भी। दयाशंकर सिंह तो खुल के उनकी आलोचना करते आए हैं, आपके सहयोगी मंत्री हैं।
मुझे इस पर कुछ नहीं कहना। मैंने संस्थाओं पर विषय उठाया है। सरकार के मंत्री के रूप में अथवा सरकार के अन्य पदों पर बैठे लोगों का दायित्व है कि संस्थाएं ऐसा ना करें, लेकिन संस्थाओं से ऐसा होता भी है तो उसके लिए सरकारें जिम्मेदार होंगी, सिर्फ सरकारें ही जिम्मेदार होंगी, ये सर्वथा अनुचित है। संस्थाएं भी उसके लिए जिम्मेदार हो सकती हैं, और मैंने इसीलिए सरकारों से अपेक्षा की है कि संस्थाएं ऐसा ना हो, ऐसा संवेदनहीन व्यवहार संस्थाएं ना करें। ये बताइए कि फिर तो केंद्र सरकार जिम्मेदार होगी, क्योंकि इनकम टैक्स तो केंद्र के अंडर में आता है, राज्य के अंडर में तो है नहीं इनकम टैक्स, अगर सरकार की जिम्मेदारी तय करने की बात अब आएगी। अगर यही पर आप आते हैं, मुझसे इस पर आप चर्चा करना चाहते हैं, तो मैंने पहले ही कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी श्री उमाशंकर जी के इलाज में अमेरिका के चिकित्सकों से सिफारिश करके बेहतर इलाज के लिए प्रयास किए हैं। हमारे देश की यशस्वी गृह मंत्री जी ने स्वयं उनके इलाज के जितना भी संभव मदद, जिस तरह की भी संभव मदद है, यहां तक कि उनको यहां से अमेरिका शिफ्ट होने में, वीजा तक दिलाने में स्वयं परिश्रम किया है, आशीर्वाद दिया है, सहयोग दिया है। तो आप फिर इसके बाद, मैं नहीं समझता कि आपके आपके लिए कोई ऐसी संदेह की गुंजाइश बनती है जिसमें आप कह सको कि किसी सरकार का इसमें कोई रोल है। तो मैं किसी भी प्रकार के सरकार के इसमें रोल होने से इनकार करता हूं। संस्थाओं की चूक है, नहीं होना चाहिए, और इसके लिए सरकारों से मेरी मांग है कि संस्थाएं संवेदनहीन आचरण व्यवहार ना करें। ये विधानसभाओं में, लोकसभाओं में होता आया है और वो होना चाहिए। ऐसी मांग माननीय सदस्यगण हमेशा करते आए हैं, सरकारों के मध्य भी और विपक्ष के मध्य भी। ये बताइए कि आप, आपका कहना एकदम स्पष्ट है कि आपका ये कहना है कि केंद्र की ओर से ऐसा कुछ भी नहीं है, तो क्या राज्य सरकार की ओर से, हालांकि इनकम टैक्स केंद्र के अंडर में आता है। मैं थोड़ा क्लियरिटी चाहता हूँ, अब क्योंकि मैं आप तो इसे रोड रोड बार से बार कह सवाल रहा कर हूं रहे कि हैं। इस विषय पर ऐसा कोई विचार मेरा बिल्कुल नहीं है। मैं कह रहा हूं कि संस्थाओं को इस समय कार्यवाही से बचना चाहिए था। विषय सिर्फ इतना है अभिषेक जी, संस्थाओं ने गलत समय इसके लिए चुना है। मैं संस्थाओं से जांच के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, जांच के परिणामों पर कार्रवाई के लिए कोई बाधा नहीं हूं मैं, लेकिन ये उचित समय नहीं था। ये इसके लिए संस्थाएं लायबिल हैं। और मैं आज भी कहता हूं, अगर इस रेड से उमाशंकर जी की जान जाती है अथवा कोई ऐसी हानि होती है जो असहनीय है, या जो मतलब जो भरपाई जिसकी अपूर्ण नहीं है, तो निश्चित तौर से मैं जहां तक भी जाना पड़ेगा इन संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जाऊंगा। क्या आप तो परिवार के हैं, क्या उनकी कुछ जान पे खतरा है इस रेट के चलते? ऐसा कुछ आपको इनपुट मिला है क्या उनके परिवार से? आपका ही परिवार है वो। आप इस बात को खुद महसूस कर रहे हो, जो 80% तक जिसकी इम्यूनिटी समाप्त हो चुकी हो, अगर वैसे व्यक्ति को शौक लग जाए तो जान जा ही सकती है। कि हमारे घर में एक साथ 100 आदमी घुस आवे तो निसंदेह उसका मनोबल गिर सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी परिस्थितियों में हम ऐसी संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई जरूर चाहेंगे। वह कार्रवाई चाहे सरकार करे और चाहे माननीय न्यायालय करे। हमने स्वयं खुद देखा है, माननीय न्यायालयों ने ऐसे बहुत सारे लोगों को जो ऐसे गंभीर अपराधों के या दुर्लभतम अपराधों के अपराधी हैं, जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि उनको जीवन का ही खतरा उत्पन्न हो जाता है और न्यायालय में वो अपने जीवन की भीख मांगने, दया की भीख मांगने चले जाते हैं, जिसे हम लोग मर्सी पिटीशन कहते हैं, तो माननीय न्यायालय भी ऐसे अवसरों पर विनम्रता पूर्वक याचना को स्वीकार करके और उसे दंड से मुक्त कर देते हैं। तो ऐसे में संस्थाएं जो अभी यह स्थापित नहीं कर पाई हैं कि दोषी है नहीं दोषी हैं, तो उनको इस अवसर पर ऐसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी। आपकी बात हो पाई उमाशंकर सिंह से? क्या इनकी स्थिति है अभी? इस रेड के बाद कोई आपके संपर्क, कोई जानकारी आपको मिली? इस रेड के नहीं, बाद इनकी स्थिति क्या है? मेरी
मेरी बेटी लगातार संपर्क में है और वो हमको सूचनाएं दे रही हैं। अगर मैं चला जाता उनके घर, मेरा मन बार बार कह रहा था, एक बाप बार बार दौड़ना चाहता था, लेकिन ये बात हो जाती, मेरे ऊपर आरोप लगता कि हम उनके जांच में बाधक बन गए। एक मंत्री जाके खड़ा हो गया। इस सम्मान से, इस अपयश से बचाने के लिए मैं अपनी बेटी के दुख में शामिल नहीं हो सका, इसका मुझे गम जरूर है। बेटी क्या बता रही है, तबीयत कैसी इस रेड के बाद? जो मैं समझना चाह रहा हूँ, इस रेड के बाद आपने कहा कि जान भी जा पूरा सकती है। परिवार परेशान है। पूरा परिवार पहले से 2 सालों से गम के बोझ तले दबा हुआ है। और एक यह गम अपने आप में उस गम को कई गुना बढ़ा देता है कि एक साथ किसी ऐसे गंभीर बीमार व्यक्ति के घर में 100 लोग अचानक पहुंच जाएं और वो अनअपेक्षित कार्रवाई करने लग जाएं, तो स्वाभाविक है गम का एहसास आपको भी होना चाहिए, हमको भी होना चाहिए। 100 लोग पहुंचे हुए हैं क्या वहां पर? हमने तो 50 की बात सुनी थी, जो जो मैं मीडिया रिपोर्ट्स में देख रहा हूँ। आप अब कह रहे हैं मैं आपको वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं बात कर सकता कि कितने लोग हैं, लेकिन जो मुझे बताया गया बाहर से भीतर, शायद 100 से अधिक लोगों की संख्या वहां मेरी बेटी के द्वारा बताया गया है। कम भी हो सकती, ज्यादा भी हो सकती है, वो गिन के तो नहीं बताया जा सकता था। एक आखिर बात मुझे ये बता दें दिनेश जी, कि क्या आप, लास्ट में पूछ रहा हूँ, उमा शंकर सिंह को क्लीन चिट दे रहे हैं? मैंने आपसे ये कहा कि जिस दिन यह डिडक्ट हो गया कि आप चौथी स्टेज के कैंसर से पीड़ित हो, उनको लेकर के गृह मंत्री जी से मदद मांग करके उनका वीजा बनवा करके हमारे परिवार के अन्य लोग हमको छोड़ करके अमेरिका जाते हैं, तब से मैं उनको एकदम करीब से देख रहा हूं। इस 2 साल के ड्यूरेशन में मैं छाती ठोक कर कहता हूं कि उमाशंकर सिंह इन 2 साल में निर्दोष है। उसके पहले की कोई कार्यवाही होगी तो उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। और अगर इन 2 सालों के भीतर भी संस्थाएं दोषी पाती हैं तो हम बाधक नहीं है, करें कार्यवाही, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन यह अवसर इनका उचित नहीं था जिस समय वो कार्यवाही हो रही है। क्या आप कोर्ट में जाएंगे? जरूरत पड़ी तो जरूर जाएंगे। मतलब, मंत्री नहीं जाएगा, एक बेटी का बाप तो जाएगा ना। नहीं, पर एक, चूंकि मैं आपसे ऑलरेडी कह चुका हूं कि अंतिम सवाल है, और आप चूंकि, आप, जाहिर सी बात है, आप घर से भी अपडेट ही ले रहे होंगे, इसलिए मैं और आपको रोकूंगा नहीं। लेकिन आप जो ये बात कर रहे हैं दर्द की, और आप जो ये बात कर रहे हैं कि पीएम और एचएम ने बड़ी मदद की उनके इलाज की, इलाज और जांच, ये दोनों पहलू अलग अलग हैं। ये आखिरी सवाल आपसे, इसके बाद मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, क्योंकि मैं भी आपकी स्थिति समझ रहा हूँ। ये बात जो कही जाती है, इस पर कुछ बता दीजिए कि पीडब्ल्यूडी के ठेकों में जो कहा जाता है कि उमा शंकर सिंह का राज है, वो जो चाहते हैं वही होता है, ये एक जो तथ्य है, ये आपके सामने भी आया होगा ये तथ्य। आप परिवार से हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? आज तक किस आज तक की किसी भी जांच में उमा शंकर जी को, अगर उनका पीडब्ल्यूडी में राज है, तो कोई कदाचार का कोई ऐसा आरोप प्रमाणित भी नहीं हो सका है जिसे एजेंसियां ये कहें कि उमा शंकर जी दोषी हैं। और उनकी सदस्यता जा चुकी है। राज होना। दिनेश दिनेश जी, एक मिनट रुकूंगा। उनकी सदस्यता जा चुकी है, इसी इसी से जुड़े हुए मसलों में, आप जानते हैं इस बात को। उनकी सदस्यता वो खो चुके हैं अपनी। नहीं, हम कह रहे कदाचार में नहीं सदस्यता गई अभिषेक जी। मैं मान हम मैं कदाचार नहीं कह रहा होशो हूँ। हवास से आपसे बात कर रहे हैं, कदाचार के मामले में कदाचार नहीं नहीं हुए। कह रहा आप हूँ मैं कदाचार के विषय में हमसे चर्चा कर रहे हैं। तथ्य बता रहा हूँ कि, संवैधानिक संकट हो। हाँ, तथ्य छिपाने के, उसमें एक एक बड़ा आरोप लगा और उसमें उनकी सदस्यता गई, पीडब्ल्यूडी से जुड़ा हुआ मामला तथ्य था वो। छिपाना अलग बात है और करप्शन अलग बात है। हम्म। तथ्य छिपाया भी जा सकता है और हम्म। भूलवश त्रुटिवश रह भी जाता है। हम हम्म। लोग जब अपना एफिडेविट नामांकन में दाखिल करते हैं, अधिवक्ताओं से कहते हैं भैया कुछ छूटे ना पावे, लेकिन फिर भी अगर कुछ छूट गया होगा तो परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि हो भी सकता है, हम इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन कोई अभिलेखीय साक्ष्य के अभाव होने से कोई करप्ट नहीं हो जाता, ये बात मैं जरूर कहूंगा। उमा शंकर जी की रिश्तेदारी हमारी कम समय की है। जब से मैंने देखा हूं, वो एक लोकप्रिय राजनेता हैं। हम्म। उनके क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता बेहतर है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
तो मैं ऐसा नहीं कह सकता कि ऐसा होता। कोई भी अगर व्यक्ति निर्वाचित होता है, जनता उसे चुन करके भेजती है, तो वो जनता का स्वतः प्रमाण होता है कि वो व्यक्ति अच्छा है। ये सर्टिफिकेट जनता ने दिया है रसड़ा की। दिनेश जी, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आपसे बात करने के लिए बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन जो वक्त है और जिस तरह की आप स्थितियां बता रहे हैं, जाहिर सी बात है आप बहुत ही ऑक्युपाइड होंगे। आप जब कभी भी फुर्सत में होंगे, हम चाहेंगे इस इश्यू पर आगे भी बातें हों। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।